Hello everyone, my name is Suraj. Welcome to Maluka IAS. So today we will discuss about the industrial parks and their recently related developments. Okay, so first देख लेते हैं टेस्ट सीरीज को. तो ये मलुका आईएएस की आपको टेस्ट सीरीज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रही है फॉर 2025 एग्जाम्स के लिए. टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं 64, जिसमें 34 टेस्ट आपको प्रीलिम्स के लिए और 30 आपको मेंस के लिए मिलेंगे. इसके साथ द इंस्टीट्यूट इज आल्सो प्रोवाइडिंग यू द एक्सेस ऑफ 15,000 प्लस एमसीक्यूज, जिनको आप टेस्ट के पहले सॉल्व कर सकते हो, जहां से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है. तो ये टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है. हिंदी इंग्लिश में भी आपको ये अवेलेबल है, राइट. तो अगर चाहते हैं आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना, तो आप यहाँ दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे बात कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. तो यूनियन कैबिनेट ने अभी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अप्रूव किया है, जिनको अप्रोक्सीमेटली बनाने के लिए जो पैसा है, बजट है, वो दिया गया है 28,602 करोड़ रुपीस. ठीक है. तो भारत को हम बनाना चाहते हैं एक इंडस्ट्रियल कंट्री, और इस इंडस्ट्रियल कंट्री को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस फॉर्म में हो सकता है? लाइक रोड की फॉर्म में, ठीक है, रेलवेज कनेक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है, और जिसमें कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स अच्छे बनाए जा सके. तो इसके लिए इन स्मार्ट सिटीज पे फोकस किया गया है. इसके साथ कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को 10 स्टेट्स के अंदर भी क्लियर किया है कि इन पार्क्स को जल्दी एस्टैब्लिश किया जाए, जहां से भारत में होने वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके, जहां ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके, राइट. तो ये यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जस्ट एक आप देख सकते हो कि एक रेप्लिका है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर्स का. तो इंडस्ट्रियल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अगर आप देखोगे वो इंडस्ट्रीज के लिए एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपको मशीनरीज अच्छी खासी मिलेंगी, उसमें रोडवेज रेलवे की कनेक्टिविटी होगी, सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, ठीक है, और प्रॉपरली यहाँ पे हर चीज के लिए एक प्लानिंग के थ्रू पूरा इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप किया जाता है. तो इसमें न्यूज में क्या है कि स्पेसिफिकली कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने वेंसडे को ही 28,602 करोड़ रुपीस के 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को 10 स्टेट्स के अंदर और 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको बनाया जाएगा. अब ये पार्क्स कहाँ पे बनेंगे? तो बेसिकली इनको जो कॉरिडोर्स हैं, जिसमें वाइजैक, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, बेंगलुरु के साथ नागपुर, चेन्नई और बेंगलुरु, ये जो कॉरिडोर्स हैं, इन कॉरिडोर्स के आसपास इनको डेवलप किया जाएगा. 2 पार्क जो है वो स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना और पलक्कड़ यानी केरला के पास, यहाँ भी इनको एस्टैब्लिश करने की बात चल रही है, राइट. तो अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब रोड बनाते हैं तब भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं रोड बनाने के लिए, उसमें कई सारे मजदूर काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारा रॉ मटेरियल भी आता है, लाइक सीमेंट भी आएगा, सरिया भी आएगा, उसकी जरूरत पड़ती है. तो अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली वहां पे जॉब क्रिएशन भी इंक्रीज होगा. जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो गया, उसकी कनेक्टिविटी हो गई, तो उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप भी वहां पे अच्छा होना स्टार्ट होता है. तो ऐसे में जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हैं, जिनको डेवलप किया जाएगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, जिसमें कोशिश ये है कि कम से कम 1 मिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों को डायरेक्टली जॉब यहाँ पे मिलेगी, और 3 मिलियन जो है वो इंडायरेक्ट जॉब यहाँ से क्रिएट हो सकती है. इंडायरेक्ट जॉब लाइक कि कोई अगर नया इंडस्ट्रियल सिटी बनती है तो सिटी के पास काफी सब्जी बेचने वाले भी होंगे, साफ सफाई करने वाले लोग भी होंगे, तो ऐसे में इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट की जा सकती है, राइट. और इसके साथ में जो ये इन्वेस्टमेंट होगा टोटल, दैट इज अबाउट 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताया जाता है, जो एक मैसिव, अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मैसिव बनता है, राइट. अब आगे अगर आप देखोगे तो 2 नई रेलवे लाइंस को भी यहाँ पे अप्रूव किया गया है, जो कि मल्टी ट्रैकिंग्स होंगी, ठीक है. मल्टी ट्रैक्स मतलब कि एक साथ कई उस पे ट्रैक्स हो सकते हैं, जिसमें किसी तरह की जो रेलवेज हैं उनको रोकना ना पड़े, वो लगातार 24 घंटे यहाँ पे इजीली चल सकती है. और ये जो है वो बेसिकली बनाया जाएगा उड़ीसा के एरिया में, झारखंड के एरिया में, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़. अगर आप इन स्टेट्स को जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है, वैसे ही सेम टू सेम झारखंड का एरिया वेस्ट बंगाल का भी है, और इस एरिया को स्पेसिफिकली कहा जाता है, दिस इज द छोटा नागपुर प्लेटो. सो छोटा नागपुर प्लेटो इज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जहां पे बहुत बड़े स्केल पे आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, लाइक कोल मिलता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है. सो इसी वजह से अगर यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो रॉ मटेरियल की सप्लाई भी काफी अच्छा यहाँ पे रह सकता है.
राइट। इसके साथ में जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजर कॉरिडोर्स हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी सिटीज को भी सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे खुरपिया है उत्तराखंड में, राजपुरा पंजाब, ठीक है, दिगिन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, प्रयागराज इन यूपी, ठीक है, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, राइट, गया इन बिहार, ठीक, जहीरबाद इन तेलंगाना, ठीक है। और ऐसे कई सारे जो एरियाज हैं इनको ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है, जो छोटे छोटे एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इनको फ्यूचर में बनाया जा सके। प्राइवेट एफएम रेडियोज को भी कहा है कि जो 34 सिटीज हैं उनके अंदर नए एफएम स्टेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा और नए ई ऑक्शंस के थ्रू 730 चैनल्स को भी स्टार्ट किया जाएगा इन सिटीज के अंदर, जहां पे लोकल जो कल्चर है उस कल्चर को स्प्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइड करते हुए ही, ठीक है, ये सारा जो सिस्टम है वो काम कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली एक ऐसा डेजिग्नेटेड एरिया है जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। और ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क क्या करते हैं, ये बेसिकली बिजनेस इकोसिस्टम को और उस इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, ऑफिस फैसिलिटीज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक इंडस्ट्री ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अब वहां से जब जो चीज मैन्युफैक्चर हुई तो उसके लिए वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो आसपास मान लीजिए टमाटर बहुत सारे होते हैं, तो टमाटर को लेकर के आए एज अ रॉ मटेरियल, उस टमाटर के मान लीजिए सॉस बना दी गई। अब जब सॉस बन गया तो सॉस को स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो ऐसा पूरा वेयर हाउस वहां पे बना होगा जहाँ पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको रखा जाएगा। इसके साथ अब उस सॉस को अगर पूरे इंडिया में अगर उसकी सप्लाई करनी है या फिर हमने उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए रेलवे कनेक्टिविटी या फिर ट्रक्स में लोड करके उसको वहां से भेजा जाएगा। जब ट्रक्स भी आएंगे तो आप सोचो कितने सारे ट्रक्स होंगे, उनके लिए प्रॉपर पार्किंग चाहिए, वो लोग अगर वहां पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए उनको अगर समय लगता है तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज उस पूरे इंडस्ट्रियल सेंटर में मिलेगी जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऐसे में कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होते हैं, ठीक है, जैसे धोलरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है जहाँ पे ये सारी एस्टैब्लिशमेंट होंगी। वैसे गुजरात में अदानी मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्योंकि आसपास जो है वो मुंद्रा पोर्ट है। सो मुंद्रा पोर्ट जो प्राइवेटली अदानी जो है उसको वो चला रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखा है जिसका फायदा इंडस्ट्रियल जो स्टेट है या फिर बेसिकली आसपास का एरिया उसको मिलता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बन जाएंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिवरेज, कम्युनिकेशन, पूरा सिस्टम होगा। जोनिंग कर दी जाएगी कि इस एरिया में हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, इस एरिया में आईटी इंडस्ट्री होगी, इस एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, तो इजी हो जाता है काम करना, राइट। एक्सेसिबिलिटी, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, लिंक अच्छे होंगे हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स के साथ में, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे कैन इजीली एक्सेस दिस एरिया। बाकी सर्विसेज के अंदर अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी में लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पे स्पेशल पुलिस अवेलेबल हो या फिर वहां पे जो एसपी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो बिठाए जाए। और इसके साथ में जो मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है वो भी प्रॉपरली ऐसे एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू मिल सकता है। बाकी रही रेगुलेशंस की बात, तो रेगुलेशंस के अंदर क्या होता है कि लोकल जोनिंग लॉस बनाए जाते हैं। अब नॉर्मली अगर जब भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसमें स्पेशल लॉज होते हैं। तो अगर स्पेशल अलग से ही हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे तो उसमें जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है वो काफी ईजी हो जाता है। तो एक क्लस्टर इफेक्ट भी होगा, जब जगह जगह पे अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे, अच्छा कोलैबोरेशन होगा, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा ये माना जाता है, राइट। सो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, यही जो है कोशिश कर रही है कि ऐसे 11 कॉरिडोर्स फ्यूचर में आए और इसके थ्रू 33 प्रोजेक्ट्स को चलाया जाए और इसको 4 फेजेस में बनाया जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी को एक नया पुश मिल सकता है, वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है, नई जॉब क्रिएशंस की जा सकती है। अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से किया जाए, स्मार्ट सिटीज को जोड़ा जाए। जैसे कि इससे पहले एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहा था, दैट इज बेसिकली मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली के बीच में नई रेलवे लिंक्स बनाना, नए रोड बनाना, साथ में वहां पे 7 स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप किया जा रहा था जिसके अंदर पूरा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि दिल्ली से अगर गाड़ी की चैसी बनती है तो मुंबई तक पूरी गाड़ी तैयार हो जाएगी फेस बाय फेस मैनर,
अब बीच में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कोई इंजन बनाएगा, कोई खिड़की बना रहा है, कोई जा करके ग्लास बना रहा है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, सबको जोड़ देंगे। मुंबई के पास पोर्ट है, वही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से हम सीधा क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं कि आपस में अच्छी तरह जुड़ करके काम करें, जिससे इकोनॉमी को लार्ज स्केल पे फायदा मिले, राइट। सो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फंडिंग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के थ्रू। और इसमें काफी जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जा रहा है, और इसमें आईसीटी इनेबल्ड यूटिलिटीज भी हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, सो ये आप एक मैप देख रहे हो इंडिया का। तो इसमें ये सारे जो सिटीज हैं इनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। जैसे हरियाणा वाला एरिया है, हरियाणा, राजपुरा, पटियाला, इसको दिल्ली के साथ में दैट इज दादरी एंड नोएडा। नोएडा से ही एक जो पॉइंट आपका निकलेगा वो सीधा चला जाएगा राजस्थान से होते गुजरात, और गुजरात से सीधा मुंबई पोर्ट तक। फिर मुंबई से आगे चलेंगे तो ये बेंगलुरु तक जाता है। बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत सारे स्टार्ट होते हैं भारत के, विच इज ऑल्सो द साइबर सिटी ऑफ इंडिया। अब इसको स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो स्पेस में भी इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। तो बेंगलुरु, बेंगलुरु से सीधा चलेंगे कोची। कोची एक ऑटोमोबाइल सेंटर इसको माना जाता है, और यहीं चेन्नई पास में है, तो चेन्नई भी काफी पुराना शहर है इंडिया का, और पोर्ट की फैसिलिटीज भी है। यहाँ से बीच में से चलेंगे तो हैदराबाद, हैदराबाद वाला जो एरिया है, यहाँ से नागपुर, नागपुर से सीधा ऊपर फिर से दिल्ली तक का एरिया कई सारी स्टेट्स को कवर करेगा। उसी तरह से जो एक कॉरिडोर और चलेगा, ठीक है, जो यहाँ सानेवाल, राजपुरा, पटियाला, दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से साथ में होता होता ये सीधा पटना के पास से झारखंड वाले एरिया में, जो मिनरल बेल्ट भारत के, जहाँ पे 90% मिनरल बेल्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, कोलकाता से सीधे विशाखापट्टनम, और इसमें इसको जोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट, सब कुछ इसमें मिला दिया गया है, जिससे कि एक ओवरऑल भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाया जा सकता है, राइट। सो इंडस्ट्रियल पार्क अगर रेटिंग देखें सिस्टम 3.0, तो इसमें जो है वो बेसिकली फेडरेशन ऑफ द इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज इनको बेसिकली कहा जाता है। एमएसएमईज भारत के अंदर बहुत बड़े स्केल पे जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम ये बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई यहाँ पे एक इंडस्ट्री के अंदर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा है तो मे बी 80, 400, इसके आसपास की इंडस्ट्रीज हैं। इनका बेस बहुत ज्यादा माना जाता है इंडिया के अंदर। और स्पेसिफिकली ये जो इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, इसमें ये शुरू किया गया है जिससे कि इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेटिवनेस को भारत में स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, ये इसको कहा जाता है। तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम डेवलप करने की, ठीक है। एम वही है, आइडेंटिफाई किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कुछ जो नॉमिनेटेड पार्क्स हैं उसके बेसिस पे। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, नए बिजनेस ओपन हो सकते हैं, जॉब्स क्रिएट हो सकती है। और इसके साथ में जो इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी, दैट विल स्टिमुलेट इटसेल्फ, वो स्टिमुलेट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिकली फैसिलिटीज, सर्विसेज और ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर द बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो ऑब्वियसली जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो रिड्यूस कर जाती है। अगर वो कम होगी तो चाइना से आप compete कर सकते हो अपने एक्सपोर्ट। अब चाइना सस्ता बेचता है सामान, वैसे तो ये भी कहते हैं कि जो चाइना का सामान होता है वो इतना मास प्रोडक्शन करता है कि उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वैसे नॉर्मली तो ऐसा कहा जाता है कि चाइना का सामान जो है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है, ये भी बताया जाता है। तो वैसे ही अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोर्स करेंगे तो बाहर से जो पैसा है वो FDI, ठीक है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में भारत में आएगा। यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगी। हो सकता है हमारे लोग यहाँ पे इतने ज्यादा स्किल्ड हो जाएं कि वो अपने आप ही नई नई जो कंपनीज हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दें। तो रीजनल डेवलपमेंट ऑब्वियसली हुआ, छोटे छोटे सेंटर्स में अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो उस एरिया में लोगों के पास चार पैसे आएंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी।
जिस वजह से वो अच्छे से ये लोग क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें चला सकते हैं। और चैलेंजेस में देखा जाए तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। भारत में एक छोटी सड़क भी बनानी है तो उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो लैंड रिलेटेड मामले काफी फंस जाते हैं। ठीक है, लोग लैंड ही नहीं देते, लैंड एक्वायर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रेगुलेटरी हर्डल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स कई बार क्या करते हैं, रेड टेपिज्म करते हैं, परमिशन नहीं देते जल्दी। ठीक है, उसमें करप्शन भी एक कारण हो सकता है, राइट। तो ऐसे में जो लोकल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये भी एक चैलेंज बन जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क। लैंड एक्विजिशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि लैंड ओनर्स क्या करते हैं, ये लैंड नहीं देते या फिर लैंड देते हैं तो कई सारे केसेस जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो उससे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ अगर देखें तो स्किल शॉर्टेज है, हमारे यहाँ पे कोई बहुत स्किल्ड लोग नहीं है, कम है। हालांकि स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर स्किल, ठीक है, या फिर जो मीडियम स्किल, और एक होता है हायर स्किल्ड। हायर स्किल्ड लाइक जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और लोअर स्किल बिल्कुल जो छोटे मोटे काम बेसिकली कर सके। लेकिन जो हायर स्किल हमें चाहिए, या जो मशीनरीज है उन मशीनरीज पे जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, वो अभी हमारे पास कम है। तो उनको ट्रेन करना, उनको लेकर के आना, उनके नंबर्स को बढ़ाना, ये अपने आप में एक चैलेंज होगा, राइट। और इसके साथ में अगर आगे एक वे फॉरवर्ड देखा जाए कि आगे हम इस सेक्टर में क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जाए, उस प्लानिंग के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। जो भी यहाँ पे लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को हम जोनिंग रेगुलेशंस के थ्रू, ठीक है, उनको सॉल्व कर सके। और इसके साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस मॉडल के थ्रू, ठीक है, हम लोग नई जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसमें अच्छा काम कर सकता है, गवर्नमेंट की ग्रांट्स दी जा सकती है, लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, नए इन्वेस्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस ली जा सकती हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर मीट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। तो ये सारे जो है वो एक तरह से वे फॉरवर्ड है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये कंपलसरी किया जा सकता है कि वहां पे हम लोग बढ़ा सके कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरी है, उनको वहीं से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए शुरू से ही, जहां पे हमारी वर्कफोर्स शुरू से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ सोच सके। इसके साथ में स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, तो पहले क्या होता था कि किसी को कोई इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कई सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। आपको एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको वाटर डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से होगा, या लोकल और भी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन सबसे आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। वो लेते तो कई साल निकल जाते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बिल्कुल सिंपल है कि आप एक वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करो, और लॉग इन करने के बाद आप सिंपली वहां पे आपको जितनी भी परमिशंस की जरूरत होगी वो सारी आपको एक ही जगह पे सारी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको सभी डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा, जिसको हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। तो इसको बढ़ाने से क्या हुआ है कि हमारी रेटिंग्स अच्छी हुई है, ठीक है। अब ये जो बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि इजी सिस्टम है, यहाँ बिजनेस करना आसान है। तो जितना आसान गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देगी उतने ज्यादा लोग यहाँ पे लुक्रेटिव एफर्ट्स को कर सकते हैं, राइट। सो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इंकरेज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी से रिलेटेड चीजों को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, टैक्स ब्रेक्स देना, यानी शुरू में सरकार ने कह दिया कि भाई 10 साल आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप इंडस्ट्री लगाओ, टैक्स माफ हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब 10 साल पूरे होंगे तो टैक्स लेना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि शुरू में एक तरह से क्या हो सकता है कि एक तरह से आप ये मानिए कि एक इंसेंटिव हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेकर के, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।